Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of momentum. As you know guys, in previous class we have completed the topic of friction. Now we are going to start this class with the topic of momentum. ठीक है बेटे, तो मोमेंटम से स्टार्ट करने जा रहे हैं. हैंड डाल दिएगा मोमेंटम की. ठीक है, तो मोमेंटम की आप लोगों ने हैंड डाल दी है. तो मोमेंटम बेसिकली क्या है, कहते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी. किसी भी मोशन की क्वांटिटी को, मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उस मोशन की जो क्वांटिटी हो बेसिकली क्या कहलाती है बेटा, मोमेंटम. तो मोमेंटम बेसिकली एक्चुअली है क्या कि मोशन की क्वांटिटी, मतलब मोशन को अगर हम मेजर कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, मोमेंटम आ जाएगा. ठीक है, तो इसकी दो डेफिनेशन हैं बेटे आपके पास, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है. तो दो तरीके से इसको हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, थ्योरेटिकली भी मैथमेटिकली भी. तो सबसे पहले ही डाल देगा थ्योरेटिकल डेफिनेशन की. जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन की हेड डालने के बाद थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख लीजिएगा. तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन में आपने यही लिखना है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी. मतलब किसी भी मोशन की क्वांटिटी को उसकी बॉडी में अगर प्रेजेंट करें, मतलब किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसका मोशन की अगर हम मेजरमेंट कर लें तो उसकी मोशन की मेजरमेंट के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं कि जो भी बॉडी मोशन में, कार मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है, कि उस बॉडी का मास क्या और कितनी वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है. तो बेसिकली ये आपके पास क्या कहलाता है, क्या आ जाएगा, उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है बेटा, मोमेंटम. तो किसी भी बॉडी या किसी भी आप ये कह लें कि किसी मोशन की जो क्वांटिटी है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, मोमेंटम. इसको हम लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं. मोमेंटम क्या है या लीनियर मोमेंटम क्या है, एक ही बात है कि लीनियर का मतलब स्ट्रेट, मतलब अगर कोई बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही है, ठीक है, तो उससे जो मतलब स्ट्रेट जो बॉडी मूव कर रही है उससे जो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, उस मोशन की क्वांटिटी को हम बेसिकली मोमेंटम का नाम देते हैं. तो मोमेंटम क्या है या लीनियर मोमेंटम क्या है बेटा, एक ही बात है. ठीक है, मोमेंटम या और करके हैंड डाल दिएगा लीनियर मोमेंटम. एक ही बात है बेटा. ठीक है, तो मोमेंटम क्या है या लीनियर मोमेंटम क्या है, एक ही बात है. अच्छा, अब मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम आपने डिस्कस किया. लीनियर मतलब स्ट्रेट, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन मूव कर रही है तो उससे जो मोशन प्रोड्यूस होगा उस मोशन की क्वांटिटी को मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम का नाम देंगे. पहले तो इनकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, थ्योरेटिकल डेफिनेशन कि द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज मोमेंटम. ठीक है बेटे, द क्वांटिटी of a motion present in a body is called as momentum. ठीक है, the quantity of a motion present in a body is called as momentum. उसके बाद इसके सिंबल के डाल के इसका सिंबल देख लीजिएगा बेटा, सिंबल लिख लीजिएगा मोमेंटम का सिंबल P और ऊपर एरोहेड, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो मोमेंटम का सिंबल है P, कैपिटल P याद रखिएगा. मोमेंटम का सिंबल है कैपिटल P और ऊपर एरोहेड. एरोहेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को, मतलब डायरेक्शन को. इट मीन्स कि वो क्वांटिटी जिनके अंदर डायरेक्शन शामिल है उसको हम क्या कहते हैं, कौन सी क्वांटिटी है वो, वेक्टर क्वांटिटी है. तो इसका मतलब ये मोमेंटम ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, अब इसके एंड डाल दिएगा मैथमेटिकल की. मैथमेटिकल डेफिनेशन हम इसकी पढ़ने जा रहे हैं. अच्छा, मोमेंटम की मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया आपसे कि भाई अगर आपको मोमेंटम चाहिए, कोई किसी बॉडी का मोशन, किसी बॉडी की मोशन की मेजरमेंट आपको करनी है, किसी बॉडी की मोशन कैलकुलेट करना है, तो अगर कोई बॉडी मोशन में, लीनियर मोशन में, स्ट्रेट मोशन में, तो बस अगर आप उसकी, उस बॉडी का मास और उस जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो बॉडी का मास मतलब वजन और जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, ये दो चीज़ें पता लग जाएं तो आपको पता लग जाएगा इस बॉडी का मोशन क्या है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट से आप जो है उनका मोमेंटम, उनका मोशन जो है बेसिकली कैलकुलेट कर लेंगे. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मोमेंटम की, तो मोमेंटम थ्योरेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने डिस्कस किया कि मोमेंटम द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज मोमेंटम. लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिख लीजिएगा द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी
वेलोसिटी, किसी भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है बेटा, मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम कोई एक नाम लिख लें, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। अब यहाँ पे जो है वो बच्चों के सवाल, सर हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखें पेपर में या मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखें, तो बेटा जो याद हो, जो दिल चाहे, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपको कोई जो है वो मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी, फुल आपको मार्क्स मिलेंगे। 1 नंबर की डेफिनेशन आती है, चाहे वो थ्योरेटिकल लिखें चाहे वो आप मैथमेटिकल लिखें, ठीक है। तो कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी एक याद कर लें। दोनों देखें, रट्टा तो लगाना नहीं ना, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो डेफिनेशन खुद ब खुद जो है वो आप लोगों को याद रहेगी, ठीक है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिखा था प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। इससे अब जो है वो इसका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करने जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, फॉर्मूले की हेडिंग डाल के फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं इसका। फॉर्मूला अगर देखें तो मोमेंटम मैं बोला कि भाई मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर इनको सिंबल्स में लिखें तो मोमेंटम का सिंबल क्या है बेटा, P, मास का सिंबल क्या है, M, और वेलोसिटी का सिंबल क्या है, V। ये आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है बेटा, मोमेंटम। P इक्वल्स टू M इंटू V, ठीक है। मास और वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास मास और वेलोसिटी, जब भी आपके पास जो मोमेंटम है वो आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम भी मतलब वो मोशन जो स्ट्रेट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला आ गया मास इंटू वेलोसिटी, उससे आपने फॉर्मूला बना लिया P इक्वल्स टू M इंटू V। ये V जो है वो बेटे स्मॉल है, याद रखिएगा, ये वेलोसिटी का सिंबल है, और वेलोसिटी का जो V होता है सिंबल, जो वेलोसिटी का होता है वो क्या होता है, स्मॉल v। अब इसके बाद इनके SI यूनिट की बात करने जा रहे हैं कि मोमेंटम का SI यूनिट क्या होता है। तो SI यूनिट के यहाँ डाल के इसका SI यूनिट देख लीजिएगा, इसके 2 SI यूनिट हैं, ठीक है। मोमेंटम के 2 SI यूनिट हैं, कोई भी एक जो है वो आप कैलकुलेशन में लिखेंगे, मेजरमेंट में आपको यूनिट लिखना होगा, कोई भी एक यूनिट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यूनिट याद करना अगर मुश्किल है तो फॉर्मूले से आपको बनाना आना चाहिए। देख लीजिएगा कि जो मास है इसका यूनिट क्या होता है बेटे, kg, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम का यूनिट यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया, मोमेंटम का यूनिट बना लिया कि kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, SI यूनिट आ गया, किसका बेटा, मोमेंटम का। मोमेंटम का एक और SI यूनिट है, तो और करके लिख लीजिएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है बेटे। मोमेंटम के 2 SI यूनिट हैं, ठीक है। एक आपने लिखा kg मीटर पर सेकेंड, एक आपने लिखा न्यूटन इंटू सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड क्या है, ये न्यूटन इंटू सेकेंड क्या है, एक ही बात है। मतलब kg मीटर पर सेकेंड लिखें यूनिट में या न्यूटन इंटू सेकेंड लिखें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आके मोमेंटम का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम जो है वो बेसिकली टॉपिक बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ, मोमेंटम की डेफिनेशन आपने पढ़ ली, मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, फॉर्मूला पढ़ लिया, सिंबल पढ़ लिया। अब मोमेंटम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, के मोमेंटम का एक एक्चुअली हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वो लॉ क्या है, आइए ज़रा हेडिंग डालते हैं पहले, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है बेटे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की आप लोगों ने हेडिंग डाल देनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में बताते ही हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, और एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम होता है,
तो मोमेंटम सेम रहेगा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम, उसके बाद जो है वो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे और इसका रिलेशन जो है बेसिकली ड्राइव करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हेडिंग डालने से पहले एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिएगा आइसोलेटेड सिस्टम की, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक छोटी सी हेडिंग डाल दें इसके ऊपर आइसोलेटेड सिस्टम की। कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है बेटे, एक ऐसा आइडियल सिस्टम जिसके अंदर ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, ना तो अंदर से एनर्जी बाहर ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, तो उस सिस्टम के ना तो अंदर एनर्जी जा सकती है ट्रैवल करके, ना तो अंदर से बाहर ट्रांसफ़र होकर आ सकती है। तो इस तरह के सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। ये एक आइडियल सिस्टम है। ठीक है, प्रैक्टिकली 100% पॉसिबल नहीं है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जिस तरह से आप लोगों को थर्मस है, ठीक है, जिसके अंदर से जो है आप जो है कोई भी हॉट चीज़ मतलब कॉफ़ी रख रहे हैं, ठीक है, आप टी उसके अंदर रखते हैं, तो इस वजह से थर्मस के अंदर रखते हैं टी या कॉफ़ी, ताकि जो है वो उसके अंदर से हीट एनर्जी अंदर से बाहर जो है वो नहीं ट्रांसफ़र हो और वो जो हॉट टी है या कॉफ़ी है वो आपके पास हॉट ही रहे। ठीक है, तो ये ऐसा होता है काफ़ी टाइम तक, मतलब थर्मस में अगर आप कोई भी चीज़ रखें तो वो गर्म ही रहेगी, काफ़ी टाइम तक रहेगी। ठीक है, उसकी जो लिमिट है मे बी 5, 6 आवर, 10 आवर्स, 12 आवर्स, लेकिन आफ्टर 10 या 12 वो जो है वो हीट एनर्जी उसके अंदर से जो है वो ट्रांसफ़र होकर बाहर आएगी और 8 या 12 आवर्स के बाद वो जो हॉट टी है या कॉफ़ी है वो क्या हो जाएगी, हॉट नहीं रहेगी, उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लेकिन एक सर्टेन टाइम तक जो है वो क्या कर रही है, उस एनर्जी को रोक के रखी हुई है। तो उस तरह की जो भी डिवाइस है या इस तरह का जो भी सिस्टम है एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम की बेस्ट एग्जांपल जो आजकल थर्मोस आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो कोई भी गर्म चीज़ रखते हैं तो वो गर्म ही रहती है, ताकि जो है वो उसके अंदर से एनर्जी बाहर ट्रांसफ़र ना हो सके या बाहर से कोई अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र ना हो सके, ताकि वो गर्म चीज़ जो है वो ठंडी नहीं हो सके। तो वो काफ़ी टाइम तक जो है वो गर्म ही रहती है। लेकिन एक टाइम आता है कि वो गर्म जो कोई भी उसके अंदर टी या कॉफ़ी कुछ भी गर्म हो तो वो जो है वो क्या हो जाती है, उसका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, वो फिर वो गर्म नहीं रहेगी। तो आपने देखा कि भाई ये एक टाइम के बाद जाके जो है वो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो इसका मतलब ये है कि 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई इसके अंदर कॉफ़ी या टी जो है वो आपने रख दी और वो हॉट कोई भी चीज़ आपने उसके अंदर रखी और वो जो है वो हमेशा हॉट ही रहेगी। ठीक है, ऐसा 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ टाइम तक इसको हम प्रैक्टिकली करवा सकते हैं, कुछ टाइम तक मतलब 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स तक उसको गर्म रखवा सकते हैं। ठीक है, तो अब आइसोलेटेड सिस्टम भी कुछ इसी तरह का एक सिस्टम है जिसके अंदर ना तो अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, ना अंदर से बाहर जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इस तरह के सिस्टम के लिए बताया जाता है कि इस तरह के सिस्टम में मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा बिफोर और आफ्टर कोलिजन, मतलब कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद। इसके लिए एग्जाम्पल बताई जाती है कि कोई भी दो स्फीयर्स लें और उसको आइसोलेटेड सिस्टम में ट्रैवल करा के कोलाइड करें, एक दूसरे की तरफ मूव करें, कोलाइड करें, और कोलिजन के बाद वो दोनों स्फीयर्स या दोनों बॉडीज़ या दोनों बॉल्स जो हैं वो कोलिजन के बाद वो वापस मूव करते हुए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी। ठीक है, और ये आइसोलेटेड सिस्टम, ना तो उनका मास तो चेंज होता नहीं है, ना तो उनकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी नहीं। तो जब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी में। मास आपको पता है चेंज होता नहीं है, और अगर वेलोसिटी भी चेंज ना हो तो इसका मतलब मोमेंटम सेम रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। तो फिलहाल आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम की छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। एक ऐसा आइडियल सिस्टम है जिसके ना तो अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, ना अंदर से बाहर एनर्जी जा सकती है। इस तरह के एक आइडियल सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। इट इज़ एन आइडियल सिस्टम in which energy cannot transfer from the system or into the system. ठीक है, it is an ideal system in which energy cannot transfer from the system or into the system. ठीक है बेटा, energy cannot transfer from the system or into the system. ठीक है,
एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, और ना तो सिस्टम के अंदर ना सिस्टम के बाहर सिस्टम से। तो इस तरह के सिस्टम को एक आइसोलेटेड या आइडियल सिस्टम का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ने जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट की हिंट डाल के स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। तो बताते ही हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम होगा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये क्या कहलाता है, ये लॉ कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है बेटे। तो लीनियर मोमेंटम का लॉ लिख लीजिएगा, पहले स्टेटमेंट लिखें, फिर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना के उसको हम समझेंगे और उसके बाद फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका रिलेशन जो है फिर वो हम ड्राइव करेंगे। तो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा इसकी, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, the momentum of an isolated system is always remain same. The momentum of an isolated system is always remain same before and after collision. The momentum of an isolated system is always remain same before and after collision. The momentum of an isolated system is always remain same before and after collision. ठीक है बेटा। इस स्टेटमेंट के बाद अब हम इसकी बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम देख लीजिएगा किस तरह से बनेगी। आपने ये डायग्राम बना ली, ठीक है। तो डायग्राम आपने देखा कि किस तरह से बनी है। इसके अंदर आपके पास एक पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आपके पास दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। पहले तो जो ये दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए जा रही हैं टूवर्ड्स ईच अदर, फिर देन दे आर कोलाइड, फिर दोनों जो हैं वो आपस में क्या हो गई, टकराई। टकराने के बाद ये वापस जो है वो मूव करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो दोनों वापस मूव करते हुए जा रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। पहले ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही थी टूवर्ड्स ईच अदर, टकराई, टकराने के बाद वापस अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों बॉडीज मूव करते हुए जा रही हैं, ठीक है। तो बॉडी ए का जो मास है इसको m1, बॉडी बी के मास को m2, ठीक है। कोलिजन से पहले बॉडी ए की जो वेलोसिटी है उसको u1 और कोलिजन से पहले बॉडी बी की जो वेलोसिटी है इसको आपने u2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, मास में कोई चेंज नहीं आता, तो इस वजह से कोलिजन के बाद जो मास है बॉडी ए का वो m1 और बॉडी बी का मास क्या रहेगा, m2। और कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटीज़ हैं, तो बॉडी ए की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी v1 और बॉडी बी की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी बेटा v2। तो ये आपने जो है वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बॉडीज़ की जो है वो वेलोसिटीज़ और मासेस को जो है वो आपने यहाँ पे नाम दे दिया कि भाई बॉडी की ए का मास m1 और बॉडी बी का मास m2। कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद मासेस तो सेम रहेंगे, वेलोसिटीज़ भी यहाँ पे सेम रहेगी क्योंकि मोमेंटम सेम रहेगा, ठीक है। और लेकिन कोलिजन से पहले की जो वेलोसिटी है, बॉडी ए की वेलोसिटी u1 और बॉडी बी की वेलोसिटी u2, और कोलिजन के बाद बॉडी ए की वेलोसिटी होगी v1 और बॉडी बी की वेलोसिटी हो गई v2। कहते ये हैं कि मोमेंटम सेम रहेगा लेकिन कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो है वेलोसिटीज़ में थोड़ा सा चेंज ले आते हैं ताकि चेक कर लें कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम क्या था, कोलिजन के बाद का मोमेंटम, दोनों को हमने क्या लेके आना है, सेम लेके आना है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और मोमेंटम का अगर हम फॉर्मूला देखें तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P = m/v। मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो अगर कोलिजन से पहले बॉडी ए के मोमेंटम की बात करें, बॉडी ए है, ये भी बॉडी ए, ठीक है। तो बॉडी ए का कोलिजन से पहले, ये बॉडी यहाँ पे क्या करिए, कोलाइड करिए, तो कोलिजन से पहले बॉडी ए का मोमेंटम की बात करें तो मास क्या है m1, वेलोसिटी क्या है u1, तो बॉडी ए का मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 u1। कोलिजन से पहले बॉडी बी का मोमेंटम की बात करें तो बॉडी बी का मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटे m2 u2। कोलिजन के बाद बॉडी ए का जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा m1 v1 क्योंकि वेलोसिटी हो गई v1, ठीक है। कोलिजन के बाद बॉडी बी का मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 और v2, ठीक है। तो अब जो है वो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहे हैं, मतलब ये जो डायग्राम आपने बनाई है इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो हिंट डाल दिएगा एक्सप्लेनेशन की। ठीक है बेटे, एक्सप्लेनेशन के हिंट डाल दें
और डायग्राम को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। ठीक है, अपनी वर्डिंग में आपने एक्सप्लेन करना है, लिखना स्टार्ट करें। कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी, कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग डिफरेंट masses m1 and m2. Consider two bodies A and B having different masses m1 and m2 are moving in an opposite direction. Consider two bodies A and B having different masses m1 and m2 are moving in an opposite direction towards each other, with the velocities of u1 and u2 respectively. 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 Alright. उसके बाद फुल स्टॉप के बाद आगे लिखने स्टार्ट करें। By this opposite directional movement, they are collide. By this opposite directional movement, they are collide and again moving in an opposite direction away from each other, with the velocities of v1 and v2 respectively. ठीक है बेटे, with the velocities of v1 and v2 रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। तो ये डायग्राम को आपने अपनी वर्डिंग में क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि भाई कोलिजन से पहले की वेलोसिटी, कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज क्या है। एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम करने जा रहे हैं। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो स्टेटमेंट आपने लिखी, इसको हम मैथमेटिकली जो है वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम रहेगा। तो आपने मोमेंटम के लिए वेलोसिटीज़ और मासेस को यहाँ पे नाम दे दिया, दो बॉडीज़ कंसिडर कर ली। तो अब यहाँ पे मैथमेटिकली इनको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल दिएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। अच्छा बेटा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले स्टेटमेंट की बात यहाँ पे हम लेंगे, मतलब स्टेटमेंट का रेफरेंस देंगे कि स्टेटमेंट में लिखा था कि कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यही वर्डिंग यहाँ पे यूज़ करेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट total momentum before collision equals to बराबर है total momentum after collision। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई बॉडी ए का मोमेंटम कोलिजन से पहले m1u1, बॉडी बी का मोमेंटम m2u2, कोलिजन के बाद बॉडी ए का मोमेंटम m1v1 और कोलिजन के बाद बॉडी बी का मोमेंटम m2v2। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आपने बोला कि जिस तरह से वेलोसिटीज आपने पढ़ी, इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी vf, इसी तरह मोमेंटम भी है। ठीक है, तो कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम है, इस टोटल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम मतलब pi, ठीक है, टोटल मोमेंटम को pi और फाइनल मोमेंटम को pf से जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि कोलिजन से पहले का जो टोटल मोमेंटम है वो आपके पास क्या है, pi इनिशियल मोमेंटम, और बराबर है किसके, इनिशियल मोमेंटम बराबर है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मतलब फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर बेटा, फाइनल मोमेंटम के। आपने लिख लिया कि पी बराबर है किसके, pf के। बाद पी और pf की वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कोलिजन से पहले का जो टोटल मोमेंटम आपको चाहिए था, दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज मोमेंटम को ऐड करेंगे। तो बॉडी ए का मोमेंटम m1u1, बॉडी बी का मोमेंटम m2u2। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मतलब आपके पास पी इनिशियल मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कैसे आ जाएगा, कोलिजन से पहले का मोमेंटम टोटल जरा देखिएगा, बॉडी ए का मोमेंटम m1u1 प्लस बॉडी बी का मोमेंटम m2u2।
ठीक है, ये क्या है, बराबर है फाइनल मोमेंटम के। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, कोलिजन के बाद का मोमेंटम, बॉडी ए का मोमेंटम m1v1 प्लस बॉडी बी का मोमेंटम m2v2। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मतलब फाइनल मोमेंटम बराबर है किसके, m1v1 प्लस m2v2। और ये आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का रिलेशन यहाँ पे ड्राइव कर लिया कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये आपने फॉर्मूला बेसिकली ड्राइव कर लिया जो कि हम आगे जाके न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कॉपी करने के बाद लिख लीजिएगा दिस इज़ अ बेसिक या दिस इज़ अ रिलेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज अ रिलेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है बेटे, तो बस यहाँ तक आके आपका ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। मोमेंटम का टॉपिक आज आपने कंप्लीट कर लिया, तो चैप्टर नंबर 4 भी यहाँ तक आके कंप्लीट हो गया। और उसके बाद फिर हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 8 न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, कम टू द चैट बॉक्स, कम टू द कमेंट बॉक्स एंड राइट ओवर देयर, इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व योर क्यूरी और कंसर्न। ठीक है, तब तक नेक्स्ट क्लास में जब तक न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।